नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब सियासत अपने चरम की ओर बढ़ रही है, जहां रोज पार्टियां तोड़ने का एक सिस्टम चालू हो गया है। लगता है आज बाजार में किस पार्टी के सांसद आएंगे, फिर बोली लगेगी जैसे आलू की लगती है, और अगर बोली पे कीमत पहुंच गई तो सांसद बिक जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बोली में कैसे बिके, वो ईएमआई पे बिके या उस पर बिके। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की कोटा रैली से बीजेपी बहुत परेशान है, और उसका सीधा फंडा है कि अगर राहुल गांधी की ये पहली रैली कामयाब हो गई तो प्रयागराज में फिर बवाल हो जाएगा, और प्रयागराज में बवाल हुआ तो उत्तर प्रदेश में सवाल हो जाएगा कि रोजगार कहाँ है, भर्ती कहाँ है, पेपर लीक। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता जा सकती है, और उत्तर प्रदेश की अगर सत्ता भाजपा के हाथ से खिसकी तो फिर मोदी की विदाई तय हो जाएगी 2029 से पहले, जिसे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। पटना जाने का मकसद है कि पटना पहुंचे और रैली हुई, और रैली में उन्हें सपोर्ट मिला तो नीतीश कुमार फूफा की तरह नाराज बैठे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बैठे हैं। कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है आज कोटा की रैली की। रैली से पहले सभी जो कोचिंग सेंटर हैं उन्हें बता दिया गया कि आपके बच्चे रैली की तरफ ना जाएं। जो पीजी है उन्हें बता दिया कि आपके बच्चे न निकल जाएं। इतने पर भी मामला सुलटा नहीं, क्योंकि वहां मोदी और शाह के आईकॉन का लोकसभा क्षेत्र है। बीजेपी और आरएसएस का सबसे बड़ा गढ़ है, यानी ओम बिरला का क्षेत्र है। अगर उनकी कुर्सी हिली तो फिर और कोई ऐसा लोकसभा अध्यक्ष मिला या न मिला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा ने फिर आनन फानन में सुनील बंसल जी को क्यों भेजा। और ये तस्वीर आपके सामने है, हम कोई हवाई खबर नहीं है। ये रेलवे स्टेशन कोटा पर उतर के वो बाकायदा गुलदस्ता देर रात स्वीकार कर रहे, और ये फोटो उन्होंने अपनी फेसबुक पर शेयर कर रखी है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दिग्भ्रमित नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। कोटा पहुंच गए तो आखिर इतनी भयभीत क्यों है भाजपा? ये सवाल तो सब पूछेंगे मीनू जी, और बनता भी है। तो मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं कि इतनी भयभीत क्यों है भाजपा? जी, देखिए इस वक्त जो है मोदी जी का जो 12 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें सबसे कमज़ोर इस वक्त एक फ़ेज़ जिसको कहते हैं, एक सबसे कमज़ोर चरण से गुज़र रहे हैं मोदी जी। वो इस चरण से पार पा पाएँगे, ये हम कह नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि टीएमसी के सांसद तोड़ लिए या शिवसेना के तोड़ने जा रहे हैं सांसद या विधायक, तो उससे मोदी जी को कोई नई ताकत मिल जाएगी। उससे ताकत नहीं मिलने वाली है। ताकत जब मिलेगी तब जबकि जनता साथ हो। अब इस जनता को आपने देखा कि पूरी गर्मी की छुट्टियां जिनको कहते हैं, ये एग्जाम का सीजन भी होता है। बच्चे अगले जो 12वीं और 10वीं वाले बच्चे होते हैं उनको आगे की तैयारी करते हैं। उस पूरी छुट्टी के सीजन में, इस गर्मी के जो छुट्टियों का पूरा सीजन है, वो 2 महीने से छात्र आंदोलित हैं, परेशान है, हैरान है। और जो उनका मुख्य मकसद बच्चों का होता है कि पढ़ के भविष्य के लिए अपनी रूपरेखा बनाना, एग्जाम देना उसके अनुरूप ही, उसमें चाहे आईआईटी के लिए हो, डॉक्टरी के लिए हो, नीट की परीक्षा जिनको कहते हैं, जो 12वीं वाले हैं, 10वीं वाले, वो सीबीएसई की परीक्षा है। उन सब में या तो पेपर लीक हो रहा है या पेपर की चेकिंग ठीक से नहीं हुई है। उसमें बड़ी 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 धांधलियां सामने आ रही हैं कि मतलब पैसा खा लिया है बिचौलिए लोगों ने बच्चों की कॉपियां चेक करने में। तो ये चीजें जो सामने आ रही हैं, उससे जो छात्र हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आंदोलित हैं और उनका एक तरीके से मोह भंग हो गया है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मोदी जी इसी उम्र के युवा छात्र जो आज 18-22 साल की उम्र के हैं, जो उस वक्त 18-22 साल में रहे होंगे, वो तो अब 30 साल के हो गए होंगे, उन छात्रों के कंधे पे चढ़ के, उनको लुभा के, उनसे लोक लुभावन वादे करके, और वो सत्ता की जो उन्होंने कुर्सी संभाली थी। लेकिन उसमें हुआ क्या कि ना तो वो वादे के मुताबिक 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को मुहैया करा पाए, ना वो परीक्षाओं के जो लीक होते हैं पेपर, या ये जो
परीक्षाओं में धांधली चलती है, इसके ऊपर लगाम लगाने की बजाय इस समय देश के इतिहास में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, सबसे ज्यादा परीक्षाओं की बेधांधली हो रही है, सबसे ज्यादा छात्र परेशान है, एजिटेटेड है, उद्वेलित है। ऐसा सबसे पहले ये मोदी के काल में ही ऐसा हो रहा है। और तो और बेरोजगारी को देखिए, बेरोजगारी का जो आलम है, मतलब सबसे ज्यादा चरम पे है आजादी के बाद आज देश के अंदर बेरोजगारी। तो मोदी जी के पास उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं। वो बता रहे हैं कि भाई पकौड़ा तल लो, वो भी एक रोजगार है, रील बनाना भी एक रोजगार है। रील बनाने को अगर प्रधानमंत्री और पकौड़ा को प्रधानमंत्री बताने लगे कि ये एक रोजगार है, तो फिर ये समझ लीजिए कि उनके पास कोई योजना, कोई विजन, कोई दृष्टि नहीं है उनके पास कि वो इस देश के युवाओं को के हाथों को काम कैसे दे सकते हैं। उनके पास विजन नहीं है। उसके लिए उन्होंने नया तरीका निकाल रखा है कि उनको कांवड़ ढोने में लगा देते हैं, मुसलमानों को मारपीट करने में लगा रखा है, कुछ रामनवमी के जुलूस पे या अदरवाइज जुलूसों में मस्जिदों के आगे नाचने के काम पे उन्होंने लगा रखा है। तो युवाओं का ध्यान वहां भटका रखा है। लेकिन जो युवा उसके अलावा लोगों को समझ में आने लगा कि ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, और इनके बीजेपी के अपने नेताओं के बच्चे तो कहीं दिखाई नहीं देते, वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमें लगा रखा है काम पे। उससे ऊपर जो ये पेपर लीक के जो मसले हैं वो चल रहे हैं, तो उसके लिए जो छात्र आंदोलित है, उससे जो परेशानी, जो इनके पास जवाब कुछ नहीं है उसका ये कह रहे हैं कि हम तो फौज लगा दिए जी, वो लाएंगे सेना के हेलीकॉप्टर पर्चे और लीक नहीं होगा। ये गारंटी किसने दे दी कि आपको कि हेलीकॉप्टर से अगर पर्चे उतरेंगे, सेना लेके उतरेगी, तो पेपर लीक नहीं होगा? पेपर तो लीक निकलने के समय ही हो चुका होगा। जब वहां से उठ के आएगा, जहां पे वो सेंटर पे जहां पे भी कहीं रखे होंगे पेपर, जहां से सेना उठाएगी, उससे पहले लीक होता है पर्चा। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए इन्होंने एक विदेशी प्लेटफॉर्म है मैसेजिंग का, टेलीग्राम, उसको बैन कर दिया। अरे भाई टेलीग्राम पे नहीं होगा, और बतेरी सिग्नल है, आपका व्हाट्सएप है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको पर्चा हासिल करना होगा वो तो आपके ईमेल पे भी कर लेगा। तो आपने जो क्या क्या करते हैं आप सनसनी फैलाने में कि हमने टेलीग्राम बंद कर दिया, हमने ये आपका हेलीकॉप्टर से भेजेंगे, एक मतलब एक नाटक करना, एक पूरा देश में जाए ओहो मोदी जी देखो सेना की मदद से पेपर करा रहे हैं। सेना की मदद से पेपर कराना कोई आपकी सफलता नहीं है, आपकी असफलता की निशानी है वो, कि आप इतनी बड़े शासन प्रशासन के बल पे इतना जो आपके पास मशीनरी है वो सब फेल हो चुकी है। इसका मतलब भाई सेना को तो जब ही बुलाया जाता है जब शासन प्रशासन की मशीनरी फेल हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती स्थिति को। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो इसी मुद्दे को, जो हमने इतनी भूमिका बताई आपको, इसी मुद्दे को जो छात्रों के को जो आंदोलित है छात्र, पेपर लीक को लेके, परीक्षाओं में धांधली को लेके, भर्ती परीक्षा और बेरोजगारी को लेके, उसको लेके राहुल गांधी ने देश में 4 राज्यों से एक अभियान छेड़ा है। उसमें वो युवा छात्रों से, जो कि इस परीक्षा से की धांधलियों से प्रभावित है, उनके मुद्दों को एड्रेस करेंगे, उनके बारे में उनकी राय जानेंगे, क्योंकि आज युवाओं की राय जानना ज्यादा जरूरी है शिव कुमार जी। आज जो है 19 साल के, 18 साल के, 17 साल के बच्चे सॉल्यूशन दे रहे हैं। इससे अब जो राहुल गांधी वहां इकट्ठा होंगे, तो उन्होंने शुरुआत करी है कोटा से, कि जो पहला कन्वेंशन नाम दिया है उन्होंने कि बड़ी सभा, वो जो सभा करेंगे वो कोटा से करेंगे। और कोटा एक बहुत ही अप्रोप्रिएट, जिसने भी वो चुनने में सलाह दी है वो बहुत समझदारी से सलाह दी है, क्योंकि कोटा इस देश के अंदर वो एक ऐसा सिटी है जो कि इन भर्ती परीक्षाओं के लिए जो कोचिंग होती है, उसमें चाहे नीट की परीक्षा हो, जेई की परीक्षा हो, या कोई भी परीक्षाएं हो, सबके लिए आज आपका कोटा एक हब के रूप में, कोचिंग हब के रूप में सामने उभर के आया है। इसके ऊपर फिल्में भी बनी है, आपने देखा होगा। तो इतना दुनिया भर में मतलब पता है लोगों को कि कोटा से मतलब कोचिंग सेंटर होगा वहां पे, इसलिए जा रहे हैं आप। तो उससे वहां से शुरुआत कर रहे हैं। अब जैसा आपने बताया कि वहां जरूरी थोड़ी है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे ही आएंगे। देखिए कोटा वो जगह है शिव कुमार जी, बीजेपी सोच रही है कि हम बंसल साहब को बेच के, सुनील बंसल साहब को बेच के वहां इनकी रैली को फेल करवा देंगे। वो होगा नहीं, क्योंकि आपने भेजा इसीलिए सुनील बंसल को, जो कहते हैं ना डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की, ऐसी ऐसी क्या गंदी चालें चलो, कुटिल चालें चलो कि उस जो उसमें कीड़े पड़ जाए रैली के अंदर, उसमें मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि वो रैली हो ही ना पाए, असफल हो जाए, हो तो या कुछ वहां डंडे चल जाए, वहां भगदड़ मच जाए, कुछ ऐसा करने के लिए हमारी समझ में तो ऐसा ही बेहतर। अदरवाइज तो वहां कुछ हो थोड़ी रहा है, वहां तो छात्रों को बुला रहे हैं।
और दूसरी बात मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर भीड़ रोकने के लिए चाह रहे हैं कि ना आए लोग वहां पे, वहां आएंगे। देखिए ये ओम बिरला जो हमारे लोकसभा मैम अध्यक्ष है मैम क्या क्या ये माना जाए कि जितना भाजपा इस रैली को रोकने का प्रयास कर रही है उतना प्रचार बढ़ता चला जा रहा है, उतनी उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है, उतनों लोगों में और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि आखिर क्या होगा इस रैली में, सबकी निगाहें उसी तरफ लगी हैं। ये वैसे तो बहुत बड़े हेडलाइन मैनेजर बनते हैं, ये मैनेजमेंट करना जानते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल से जो है राहुल गांधी की जो ये रैली है यही पूरे चर्चा का विषय है, छाई हुई है सारी जगह पे। और अगर आप जो 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 रैली का खबर छाई हुई है पूरे देश के ऊपर, उसको अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो वो और ज्यादा उछल के सामने आएगी। लोग आप क्यों लेके बैठे हैं ये चर्चा? इसीलिए लेके बैठे हैं कि वहां सुनील बंसल पहुंच गए हैं। अब सुनील बंसल किस मकसद से पहुंचे, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। सुनील बंसल बीजेपी के संकट मोचक हैं, ट्रबल शूटर। और अब क्योंकि इतना बड़ा आपदा आ रही है राहुल गांधी नाम की कोटा शहर के ऊपर, वो भी बिरला जी के ऊपर, ये वही बिरला जी ने तो इसलिए भेजे हैं वहां पे कि बिरला जी संसद में तो बोलने नहीं देते राहुल गांधी को। तो उन्होंने कहा अरे तू मेरे शहर में पहुंच के कैसे बोलेगा, मैं भेजता हूँ सुनील बंसल को, देखता हूँ कैसे बोलता है तू। तो वो उन्होंने वहां भी राहुल की जवान चुप करने के लिए सुनील बंसल जी को लगाया है। अब सुनील बंसल जी इसका काम में कितने मकसद होंगे वो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि कोटा शहर वो लोकसभा सीट है जहां से बिरला साहब आते हैं चुन के, और जो वहां पे कांग्रेस का बराबर की टक्कर है लगभग। बिरला साहब मात्र 40,000 वोट से जीते थे लोकसभा की सीट। तो उसमें ऐसा कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है कि लाख 2 लाख या 4 लाख से सीट जीत के आए थे बिरला साहब। तो वहां पे भाजपा की ही तुत्ती बोल रही है, और वहां पे जो है कि खाली भाजपा ही भाजपा का परचम लहरा रहा है कोटा में, ऐसा नहीं है। वहां पे केवल 40,000 के अंतर से लोकसभा सीट को जीतना कोई बहुत उपलब्धि है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि वहां पे आप कांग्रेस के जो समर्थक हैं या जो उनके बच्चे हैं उनको आने से आप रोक पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब उसके लिए आप डेफिनेटली कुछ तरह तरह की इस्तेमाल करेंगे। देखिए राहुल गांधी का ओरिजिनल प्रोग्राम था वो जनशताब्दी मैम एक्सप्रेस मैं बताया एक सेकंड, वो निजामुद्दीन एक्सप्रेस से वहां कोटा जा रहे थे। उनको खबर लगी कि ये बदमाशी करेंगे, रास्ते में उसको डिले करा देंगे। वो 7:30 के बजाय 11 बज जाएंगे उसको पहुंचने में, या पहुंचने ही ना दे, रास्ते में ट्रैक पे उखाड़ दे पटड़ी कि भाई पटड़ी उखड़ गई नहीं जा सकते। तो उन्होंने प्रोग्राम चेंज कर दिया है। अब राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, अपने ही खुद जो चार्टर्ड प्लेन उन्होंने हायर कर लिया है और उससे जा रहे हैं, और वो उससे उतरेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 5:30 बजे रैली होगी बजाय 7:30 बजे के। तो आपका नंबर एक, तो आपने तो जो आपने अगर खुराफात करने की तैयारी की होगी वो 7:30 बजे के हिसाब से करी होगी। तो वो अगर आप वहां पे पानी फेंकना चाहते हैं, वहां आप कुछ सांप बिच्छू छोड़ना चाहते हैं, तो वो तो 7:30 बजे के लिए तैयारी थी। अब राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे 5:30 बजे। तो आप उसमें क्या होता है कि थोड़ा उनका इनकी जो योजना थी उसको थोड़ा ढील दे दिए उन्होंने। अब इसका देखते हैं क्या असर पड़ता है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शिवपाल जी? मैं ये कह रहा था इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 7,50,496 मत मिले थे ओम बिरला को, और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल जो कभी उन्हीं के खास विधायक हुआ करते थे ओम बिरला के, उन्हें मिले 7,08,522 कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। यानी बिल्कुल नजदीकी मुकाबला हुआ ये लगभग लगभग 41,000 वोटों से। और इन वोटों में बीजेपी का वहां वोट प्रतिशत गिरा 9% और कांग्रेस का बड़ा वहां 9%। तो इनके लिए तो इन्होंने अच्छे किए होते तो इन्हीं का एक साथी कैसे इनके वोट काट लेता, और उसे अगर 50,000 30,000 वोट और मिल जाते तो ये 5,000 वोटों से हार जाते। तो बिरला की कोई सीट ऐसी नहीं है, लेकिन सवाल यह है मैम कि ये लोग आखिर क्यों इतने हड़बड़ाए हुए हैं। भाई जब यूपीए की सरकार थी तब मोदी जी रोज रैलियां कर रहे थे, मोदी जी रोज पूरे देश प्रदेश में घूम रहे थे, कह रहे थे डॉलर और प्रधानमंत्री का मयार गिर रहा है, पाकिस्तान से 3-3 सब लाने पर अभी 3 अमेरिका के मार दिए। तो कम से कम मनमोहन ने निंदा घृणा कुछ तो की थी, इन्होंने तो बोल ही नहीं पाए हैं, 3 ही फिर मारे गए हैं। एक के बदले 10 सिर लाने वाले क्या अभी आज जब ट्रंप से 6 बजे बैठेंगे तो क्या 30 सर लाएंगे वहां से, क्या करेंगे? तो ये ना तो कुछ कर पा रहे हैं और ना जो दूसरा कुछ कर रहा है उसे करने दे रहे हैं। तो ऐसे में कैसे चलेगा? युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश में हाहाकार है। कुछ अंधभक्त आ जाते हैं, वो देश को बड़ा अच्छा बता रहे हैं, उससे बताने से नहीं, सामने दिख रहा है। जी
देखिए ये करना जो चाहते हैं, इनके पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, लेकिन जो ये कर सकते हैं, ये वो भी नहीं करना चाहते। एक्चुअली तो ये चाहते ही नहीं है कि परीक्षाएं देके बच्चे पास हों, क्योंकि बच्चे परीक्षा पास करके निकलेंगे तो नौकरी मांगेंगे, वो इनको देनी नहीं है। ये नौकरियां कैसे देते हैं आजकल, तो सब जगह संविदा पे नौकरियां दी जा रही हैं, और संविदा पे उनको भरा जा रहा है जो कि सरकार के समर्थक हैं। तो वो परीक्षा भर्ती से आने वाले लोगों को क्यों देंगे नौकरी? लेटरल एंट्री से वो ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी में एंट्री हो रही है, उनको यूपीएससी से भी सिलेक्शन नहीं चाहिए, उनको आरक्षण खत्म करना है, क्योंकि परीक्षा भर्ती के जरिए आएंगे तो आरक्षण के जरिए भी आ सकते आएंगे, आरक्षण भी मिलेगा। वो इनको चाहिए नहीं कि हम आरक्षण करवा के दें कि लोग आए आरक्षण के जरिए। तो इसलिए उनको, और फिर नौकरियों का अकाल है, क्योंकि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सबसे ज्यादा नौकरी देता है, उसका बट्टा बैठा हुआ है। उसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है उसमें, आईटी सेक्टर में थोक के भाव नौकरियां जा रही हैं, तो वहां पे आपका भट्टा बैठा हुआ है। तो आप जो है, आप नौकरियां ना तो आपके पास हैं और ना आपके पास कोई प्लान है कि हम इसको जनरेट कैसे करें। आपने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और पता नहीं स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया, पता नहीं कितने तरह के आपने इंडिया चलाए, वो सारे फेल हो गए। वो इसीलिए चलाए थे आपने कि इनसे नौकरियां मिलेंगी, वहां नौकरियां तो क्या मिलनी थी, वो प्रोग्राम ही फेल हो गए, उनका कुछ आता पता ही नहीं। आपने अभी डिजिटल इंडिया का नाम नहीं सुना होगा, आपने मेक इन इंडिया नहीं सुनते होंगे अभी, और डांस इन इंडिया और खेलो इंडिया और पता नहीं क्या क्या इनका चलता रहता था, उसमें कहीं पे भी नहीं है। आपने अग्निवीर, जहां पे नौकरी, जो सेना में, जहां पे एक बड़ी अच्छी खासी तादाद में कुछ राज्यों के, जैसे उत्तराखंड हो गया आपका, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार के कुछ इलाके हो गए, कुछ इलाके मध्य प्रदेश के हो गए, वहां से बड़ी संख्या में युवा जो है फौज ज्वाइन करते थे जवान के तौर पे, बहुत भारी तादाद में। तो एक तरीके से वो एक सॉल्यूशन भी था, देशभक्ति भी थी उनकी, लेकिन एक ये भी था कि शॉर्ट की भी आजीवन नौकरी मिल गई, जब तक रिटायर होगा कुछ पेंशन भी लेके आएगा और कुछ उसके साथ जुड़े हुए फैसिलिटीज भी लेके आएगा। लेकिन अब क्या हुआ, आपने वो भी खत्म कर दिया, आपने अग्निवीर लगा दिया उसके बजाय 4 साल का। तो वो कोई नौकरी नहीं है उसमें, तो जो पहली अग्निवीर की खेप थी उसमें तो वापस आने भी शुरू हो गए हैं लड़के, जो 2022 में आपके दाखिल हुए थे, वो तो वापस भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए जो वो भी जुड़ जाएंगे आपकी फौज में। हाँ, ये बात अलग है कि जैसा वो विजय वर्गीय जी कह रहे थे कि हम जो है बीजेपी के ऑफिस में उनको गार्ड की नौकरी दे देंगे, सिक्योरिटी गार्ड की। तो वो आपके पास ये सॉल्यूशन है। अब बजाय आप एक सम्मानजनक नौकरी देने के, आप युवाओं का एक अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम गार्ड की नौकरी दे देंगे अग्निवीरों को, और बाकी के जो युवा हैं उनके लिए आपके पास लाठी डंडे हैं। अब यहाँ देखना होगा कि कोटा में क्या करते हैं ये, क्योंकि इनका जो सोच है, वो सोच एजुकेशन से तो ये इनका दुश्मनी है एक तरीके से। ना तो ये खुद पढ़ते लिखते हैं और ना चाहते हैं कि किसी को पढ़ने लिखने दें। आप मोदी जी को देखिए, वो अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता रिश्ता रहा नहीं, क्योंकि मोदी जी का खुद का नहीं रहा नाता रिश्ता। तो उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग थे, यशवंत सिन्हा, आपके अरुण शौरी, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी, आपके जो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जावड़ेकर, जिनको कि इन्होंने आउट कर दिया, भगा दिया, कि जो अगर मेरे बराबर भी इतने पढ़े लिखे लोग खड़े होंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदारी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मूर्ख पता नहीं कहां कहां से छाट के लाए हैं, जो कि मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी है राज्यों के। तो वो चीज जो है, वो एक इनका इनका शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। बस परीक्षा पे चर्चा करवा लो जिसमें कि कुछ घिसता नहीं। अरे ये जो परीक्षा जो सिर पे बच्चों के ऊपर तांडव कर रही है, बच्चों की भविष्य की सारी आशाएं धूमिल कर दी है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इस परीक्षा के बारे में बोलो ना आप। प्रधानमंत्री को तो सबसे आगे आना चाहिए था। प्रधानमंत्री को फोटो खिंचवाने में लग रहे हैं, झूठी सच्ची उनकी फोटोशॉप करके बताया जा रहा है कि वो ट्रंप को उंगली दिखा के डांट रहे हैं। तो ट्रंप इनसे डांट खाएगा? ये 50-100 बार उसकी लताड़ खा चुके हैं। और वो अभी जो आपसे उसने अगर उसने हाथ मिला लिया है उठ के, क्योंकि ट्रंप बदतमीज है, पर इतना बदतमीज नहीं है कि जो मैनर्स भूल जाए कि भाई सामने से कोई आया तो ये नहीं कि बैठे बैठे हाथ मिला रहे हैं। तो खड़े होके उसने हाथ मिला लिया। तो बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी, अरे आपका दिमाग इन चीजों में पड़ा हुआ है, आप इन चीजों में न लगाइए कि हम बच्चों को आप भविष्य कैसे सुधारें। देखिए शिव कुमार जी, जब मोदी जी देश में सत्ता में आए तो इन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा देश है जिसमें कि इतनी बड़ी युवा आबादी है, 50% से ज्यादा, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम दिया।
इन्होंने कि हम तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, अब तो घोड़े की तरह फटफट फटफट हम छलांगे मारते हुए, और देखिए हम कहाँ हमारी देश की अर्थव्यवस्था जाएगी और कहाँ नौकरियों का आलम होगा। लेकिन हुआ क्या, आज 12 साल के बाद वो देश की युवा आबादी जो कि आपकी डिविडेंड थी, वो आज बोझ बन गई है देश के ऊपर कि इसको रोजगार कैसे दें। आपने तरीका निकाला कि परीक्षा ही ना पास करने तो रोजगार ही नहीं देना पड़ेगा, ना तो कोई आएगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा भी नहीं, क्योंकि 12वीं की परीक्षा वो परीक्षा होती है जहां से बच्चे चुनाव करते हैं कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट में जाना है, कहाँ जाना है। तो वहां पे 12वीं की परीक्षा से ही ना निकलने दो उनको, वही फंसा दो, काम खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनका ये है, इनको ये नहीं है कि उसके बदले में हम कुछ निकाले। अगर आपको ध्यान हो 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने एक सुझाव दिया था कि हम अगर सत्ता में आए तो हम अप्रेंटिसशिप का लागू करेंगे, कि बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद अप्रेंटिसशिप मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियों पे लगवाएंगे, वहां से उनको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा जब तक उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और वो बाद में उनको नौकरियों में ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की उस योजना को चुरा के और अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। मोदी जी ने लॉन्च करा बड़े शान और शौकत, उसी अप्रेंटिसशिप का आपको करके देख लीजिए गूगल, और वो फेल हो गई अल्टीमेटली। तो लोग जो पूछते हैं ना कांग्रेस से कि तुम बताओ तुम क्या करोगे, कांग्रेस क्यों बताया आपको, आप बिल्कुल बिल्कुल। उसको कॉपी कर लोगे। तो मैम आप अब इस रैली से क्या बीजेपी की चूलें हिलेंगी? बस अंतिम सवाल, पसीना चूल्हे छूटेगा? हिली हुई है। देखिए बंसल, अगर बिरला साहब का बस चलता तो वो खुद आ जाते, क्योंकि उनके गांव में आ गया है राहुल गांधी हड़कंप मचाने, उनके गांव में आ गया है युवाओं को संबोधित करने। तो उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे ही गांव पे नजर गड़ाए बैठे हैं ये लोग, और या मेरा ही गांव चर्चा का विषय बन जाएगा, कोटा मेरा ही देश जो चर्चा शहर है वैसे तो, लेकिन भाषा में यही कहा जाएगा। तो क्योंकि बिरला साहब स्पीकर हैं तो वो आ नहीं सकते थे, जो प्रोटोकॉल जैसी बात जो आ जाती है, तो उन्होंने बंसल साहब को भेज दिया है। अब बंसल साहब वहां आते ही रात से ही शुरू हो गए होंगे कि लाइट काटो उसकी, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज को ना उतरने दो, एयरपोर्ट पे गड़बड़ी करा दो, कुछ ऐसा माहौल करा दो, रास्ते में जो एयरपोर्ट से जहाँ पे जो कन्वेंशन का वहां सभा का जो वेन्यू है वहां तक ना पहुंचने दो, टाइम से ना पहुंचने दो, वहां लाइट काट दो वहां की, हो सकता है धारा 144 लगवा दे। तो बहुत सारे तरीके हैं इनके पास, क्योंकि इनको लगता है कि ये यहाँ से सफल हो गई तो इसके बाद है प्रयागराज की रैली, अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल अगर देखिए इस चीज का शिव कुमार जी रिपल इफेक्ट होता है, एक एक संक्रामक होती है ये बातें कि अरे कोटा में इतनी भयानक भीड़, अब भयानक भीड़ आएगी तो उसमें कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो फिर वो जो प्रयागराज के छात्र हैं वो, क्योंकि वहां ऑलरेडी सीओईटी का मुद्दा खड़ा हो चुका है, तो वहां उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। वो योगी का और बीजेपी का गढ़ है, वो बीजेपी आपका यूपी, उसके बाद पटना, उसके बाद आपका दिल्ली। तो आपके जो मुख्य मुख्य शहर हैं जहां पे की सबसे बड़ी विकराल रूप में समस्या है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा कोचिंग दिल्ली में भी तो बहुत होती है हायर एजुकेशन के लिए, तो वो भी है, और पटना में सबसे ज्यादा युवा सरकारी नौकरियों के लिए, क्योंकि पटना में प्राइवेट सेक्टर है नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जहां नौकरियां मिल जाती हैं, जो बच्चे हैं वो खप जाते हैं वहां, कम से कम जैसे दिल्ली बंबई गुड़गांव वगैरह है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं। बिहार में प्राइवेट सेक्टर है नहीं, पब्लिक सेक्टर की नौकरियां है नहीं, तो इसलिए आप वहां के युवा जो हैं, जो भी कोई परीक्षा आती है वो रेलवे की आए चाहे आपकी सिविल सर्विसेज की आए, उसमें भर भर के भीड़ आती है और वहां मिलता नहीं है। लेकिन वहां के युवाओं का जैसे पटना जंक्शन का दिखाया था हाल कि इतनी भीड़, या वहां पे बिहार से ट्रेन में आ रहे वो छात्र मर गया जो ट्रेन में बीच में, वो सारी बिहार की भीड़ है। मेरा बिहार के युवाओं से ही सवाल है कि जिस वक्त आपके पास ये मौका आया था, अभी पिछले ही साल 4-6 महीने पहले ही मौका आया था, तब आपने क्यों बीजेपी को चुना? अगर आपको क्या पता नहीं था कि इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है बेरोजगारी की समस्या का? तो आपने मौका क्यों दिया उनको? आपको ध्यान होगा कि तेजस्वी यादव एक बार जब सत्ता में आए थे तो उस समय 2020 में उन्होंने बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी उन्होंने अपने बिहार में, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो उसका वो काफी बाद में भी प्रचार करते रहे। तो लेकिन आपके पास क्यों नहीं है इस तरह की? क्योंकि आप कहते हैं जो भर्ती इसलिए नहीं करते आप क्योंकि आप अपने खर्चे बढ़ाना नहीं चाहते। आपके बिल्कुल खर्चे बिल्कुल एमएलए खरीदने में, एमपी खरीदने में, जो कि अभी आप बिल्कुल महाराष्ट्र में तैयारी कर रहे हैं, वहां खर्चना चाहते हैं।
क्योंकि उससे आप कुर्सी बनी रहती है। युवाओं को नौकरी देके क्या आपको फायदा है? आज आपको वोट देंगे, कल नहीं देंगे। तो मोदी जी ऐसा जगह अपना पैसा नहीं लगाते जहाँ पे कुछ बिल्कुल पक्का ना हो रिटर्न। तो मोदी जी बिल्कुल। वहां लगाते हैं। अब जो आपके जो बंसल साहब गए हैं, देखिए वो क्या करते हैं। और मैं कहती हूँ बंसल साहब अकेले नहीं आए होंगे, और लोग भी आए होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बंसल साहब ने तो अपनी फोटो डाल दी है, बाकी का जो भी कुछ होगा, क्योंकि मोदी जी तो वहां बैठे हुए हैं ठंडी जगह में, आराम कर रहे हैं मेलोडी के साथ। तो वहां पे उनको जो है, मोदी जी को चिंता यहाँ की लगी हुई होगी कि पता नहीं क्या गदर मचा दिया, मचा देगा वहां राहुल गांधी। अब वो उसके जो विजुअल्स आएंगे, अभी राहुल गांधी के पहुंचने की देर चलिए है चलिए 4 देखते हैं, देखते हैं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों घबरा रही है बीजेपी, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी घबरा रही है। आप भी हमें बताएं, क्या ये कल ही प्रोग्राम रखना क्या जरूरी था, या आज क्यों वहां जाना जरूरी था जबकि आज वहां। तो इसका मतलब या तो खुली चुनौती दे रही है या फिर घबराई हुई है, दो में से एक चीज साफ है। तो हम आपसे भी कमेंट पूछेंगे दर्शकों से कि हमें बताइए। फिलहाल मीनू जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात और कोई मुद्दा आएगा तो फिर अभी बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की रैली होगी तो आज तो खबरें रहेंगी। पहले तो ये देखना है सांसद आपका बिका कि नहीं बिका, इस पर भी आप हमें कमेंट करिए, पता कीजिए आपका सांसद कहाँ है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।